नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। कल से हम लोग हमारे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सबसे घने इलाके यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में भ्रमण कर रहे हैं। इस बार जो विधानसभाओं के चुनाव होने हैं उस क्रम में ये कुछ लोगों से बातचीत करने की, उनके मन की बात समझने की और जो राजनीतिक तापमान पैदा हो रहा है उसका आकलन करने की कोशिश आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे। अभी हमने जो लक्ष्य रखा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक विभाजन है उसमें जो सबसे बड़ा समुदाय आप कह सकते हैं वो पिछड़ी जातियों का है, करीब 40%। हालांकि जातिगत जनगणना न होने से और आज़ादी के पूर्व की जातिगत जनगणना के आधार पर ही और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजनीतिक दल जिस तरह से आकलन करते हैं उससे जो एक तस्वीर उभरती है उसके आधार पर ये आंकड़ा है। पता नहीं इसमें मतलब यथार्थ कितना दूर है, लेकिन बहुत दूर नहीं है, आसपास ही होगा। 40% के आसपास आबादी है पिछड़ी जातियों के लोगों की, और इस तरह से ये सबसे बड़ा समूह बनाते हैं। करीब 19% के आसपास उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी है। क्योंकि उनकी तो जनगणना में धार्मिक आधार पर नंबरिंग हो जाती है तो वो पता लोगों को चल जाता है। इसके बाद जो अन्य अक़लियतें हैं उनकी तादाद हमारे यहाँ बिल्कुल नगण्य सी है, तो इसलिए बात हम उन्हीं पर केंद्रित करेंगे जिनसे समझते हैं कि यहाँ राजनीतिक रूप से जो प्रभावशाली जाति है। तो पिछड़ी जातियों को लुभाने के लिए सभी अपनी अपनी कोशिशें करते हैं। उनके जो मुख्य मुद्दे हैं वो रोजगार के हैं और समाज में सम्मान के हैं। ये उनका मुख्य मुद्दा है। इसको लेके उनके बहुत सारे समुदायों के बीच के जो अंतर समुदाय हैं उनके बहुत सारे राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता पैदा हुए हैं। उनका बहुत सारा असर भी है। उनको लेके सभी राजनीतिक दल अपने में उनको अपने साथ मिलाने की कोशिशें भी किया करते हैं। वो लोग भी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार सौदेबाजी भी करते हैं। ये सब हमारी सामाजिक और राजनीतिक सच्चाइयाँ हैं। अभी कल ही उत्तर प्रदेश में जो निषाद पार्टी के संजय निषाद हैं उनको MLC का पद दिया गया है, और इससे पहले एक केंद्रीय मंत्री के साथ उनकी वार्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके एक समझौते जैसी बात की गई थी। इस पार्टी ने 72 सीटें पिछली विधानसभा में लड़ी थी, तब ये पीस पार्टी के साथ अलायंस में थी और बहुत सारी जगहों पर इसको 15,000 से 25,000 30,000 तक के वोट्स मिले थे। तो एक अच्छा बड़ा समुदाय है। पहले इसमें फूलन देवी एक समय में उभरी थी, बाद में उनकी हत्या हो गई। उनके पति ने भी कोशिश की लेकिन वो ऐसा नज़र नहीं आते। समाजवादी पार्टी में भी कई नेता हैं जो इस समुदाय से आते हैं, पहले से रहे हैं, लेकिन इस समय संजय निषाद उसमें से सबसे प्रमुख हैं। और उनके जो सजातीय लोग हैं उनमें ये कहा जाता है कि उनके कहने पर वो अपना मतदान करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक शुरुआत में एक बड़ी जीत एक तरह से हासिल की है कि संजय निषाद को अपने पाले में कर लिया है और अब उनको MLC भी बना दिया है अपनी ओर से। संभवतः वो मंत्रिमंडल वगैरह में भी आखिर में लिए जाएं, ऐसी चर्चाएं हैं। और तो ये समुदाय हुआ। इसकी कितनी संख्या है इसको लेके बहुत सारे आंकड़े हैं। वो खुद तो इसको 18% बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। जो दोनों प्रमुख पिछड़ी जातियां हैं उत्तर प्रदेश में वो है यादव और कुर्मी, और एक और प्रमुख जाति है लोधे राजपूत की। ज़रूर निषाद भी एक बड़ा समुदाय है, लेकिन एक और समुदाय है जिसको उत्तर प्रदेश में पहले से उप मुख्यमंत्री बनाया गया और पहले वो पार्टी अध्यक्ष रहे, वो मौर्य लोगों का है। पिछड़ी जाति में कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, ये सब एक ही आप कह सकते हैं एक ही समुदाय के विभिन्न नाम हैं। ये उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में है। हम लोगों ने कल जो भ्रमण किया था वो जौनपुर ज़िले में था और उसमें कोशिश थी, वहाँ काफ़ी मौर्य समुदाय के लोग हैं और इनसे जानने की कोशिश थी कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो पहले से उनके नेतागण बीजेपी में हैं
इसलिए ये जानना और ज़रूरी था। और वो चूँकि आप जानते ही हैं कि उसमें से एक तो उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में, जो पहले पार्टी के अध्यक्ष थे, कई बार उनका मुख्यमंत्री के रूप में नाम चलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने भ्रमण कार्यक्रम में ये लक्ष्य रखा है कि जो 40% पिछड़ी जातियों की आबादी है, करीब इसमें प्लस माइनस हो सकता है, इनके बारे में पहले जाने। ये सबसे बड़ा समूह है, ये क्या सोच रहा है, और जो आज की समस्याएं हैं वो उसको लेके उनके क्या विचार हैं, जो सरकार की नीतियां हैं उन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनकी अपनी जो सामाजिक समस्याएं हैं उसको लेके वो क्या कहते हैं। तो ये सब हम लोगों ने थोड़ा बहुत उनके बीच जाके उनसे बात करके इकट्ठा करने की कोशिश की है। आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उनके वीडियोस और उनके अंश। तो ये हमारी यात्रा आज से ये शुरू होती है। ये है भाई सड़कों का ओरिजिनल हाल ये है। अब हम लोग एक ग्रामीण इलाके में है जो अयोध्या से बहुत ही करीब है, मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर होगा, शायद उससे भी कम, 35 किलोमीटर। हमारे वाहन चालक जी जानते हैं, इस एरिया को बता रहे हैं। ये ग्रामीण सड़कों के हाल हैं। यहाँ पानी बरस जाता है तो फिर एकदम बुरा हाल हो जाता है। जैसे ही आप देहाती महासागर में अंदर बैठते हैं तब आपको फिर सड़कों की हालत इस तरह से मिलना शुरू हो जाती है। बहुत ही खराब स्थिति में रहती है और सब वर्षों तक इनके निर्माण कार्य रुके रहते हैं, बजट नहीं होते, राजनीतिक कारण भी होते हैं। तो ये उसी तरह की एक परिस्थिति है जहाँ से हम इस समय गुजर रहे हैं। और ये स्थान जो अयोध्या में जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ से संभवतः 100 किलोमीटर होगा, 100-125 किलोमीटर होगा। ये सुल्तानपुर, जौनपुर और आजमगढ़ के बीच का एक इलाका है। अब हम हाईवे से उतर चुके हैं और अब सड़क का हाल आपको पता लगेगा। ये भी अभी कुछ ठीक है, जैसा कल जैसी सड़कें मुझे मिली थी उससे तो ये भी ठीक है। और इसके आसपास गिट्टी भी पड़ी है, लगता है कि कुछ इसमें रिपेयरिंग का काम होना है, बरसात की वजह से रुका हो सकता है। लेकिन औसतन सड़कों की हालत जो है इस समय ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में जब आप किसी हाईवे को छोड़ देते हैं तो फिर कुछ इस तरह से आती है। जिन जिलों में मैंने भ्रमण किया, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के वो ज़िले हैं जिनमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को पहले भी एक अच्छा समर्थन प्राप्त रहा है। यानी उनको पिछड़ी जातियों में, दलितों में और अक़लियत में यानी मुसलमानों में काफ़ी हद तक समर्थन प्राप्त रहा है। और पिछली बार जब इनके पास बहुत कम सीटें थीं तब भी इस इलाके से उनके पास सीटें आई थीं। ये है प्रतापगढ़ है, जौनपुर है, अंबेडकर नगर है, फैजाबाद का एक बड़ा हिस्सा है, सुल्तानपुर भी उसमें से आता है। तो मैंने इन लोगों के बीच इनमें से भी कोशिश की कि पिछड़ी जातियों के लोगों से मेरी बातचीत हो सके, हुई भी। और उसी क्रम में एक केराकत जगह है जौनपुर में, एक विधानसभा है, वहाँ पर कुछ लोगों के साथ अच्छी गुफ्तगू हुई। सुनवाता हूँ आपको। सो बहुत तरह की देश की वर्तमान परिस्थिति पर बहुत सारी बातें हुई। उसमें एक मज़ेदार चीज़ है, जैसा 2-3 जगह मुझे ऐसा मिला, थोड़ा सा ऑफशूट आम आदमी पार्टी का भी है, बहुत थोड़ा सा संकेतक, लेकिन एक है। पता नहीं वो उनको वोट अभी देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन उसकी भी चर्चा होती है, तो वो भी सुनिए। तो ये सब आपके सामने। आपका शुभ नाम? हंसा। हंसा सरोज। पूरा नाम बोलिए। पूरा बोलिए। पूरा जैसे कोई बात नहीं। हंसा सरोज। हंसा सरोज। आप? कविराज यादव, पारसनाथ यादव देवरिया से। अच्छा। अशोक कुमार यादव पसेवा। अच्छा, बैठिए। आपका शुभ नाम? कल्लम सरोज सुनखरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग ये पता कर रहे हैं कि अब नए चुनाव 6 महीने बाद है। इस बीच केंद्र में एक सरकार 7 साल के आसपास, 7 साल से ज़्यादा है। उसी पार्टी की सरकार 4.5-5 साल से उत्तर प्रदेश में भी है। चुनाव से पहले जो भी सरकारें होती है वो अपना बताती हैं उन्होंने क्या क्या किया।
मुख्यमंत्री जी के दो बड़े दावे हैं अभी जो हाल में आए हैं। एक तो उनका कहना है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों की इनकम दुगनी कर दी है। तो सबसे पहले तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? हम ग्रामीण परिवेश में किराकत हुआ नहीं है, और इसका बाजार का नाम क्या है? ये ग्राम सभा आहन है। आहन जी ठीक, आहन ग्राम सभा है। ग्राम सभा। और रह गया हाँ जो कार्य चल रहा है वो तो बड़ा सराहनीय है, दुनिया जानती है। ठीक, किसानों की क्या आय दुगनी हुई है जी। ये सारे लोगों को मालूम है। किसान त्रस्त है। अच्छा, आपका कहना है किसान त्रस्त है? बिल्कुल त्रस्त है। हर ठीक है, उनकी निधि है, बहुत सम्मान निधि किसानों को दी जाती है 2000 रुपये जी। डाई में 5 किलो कम हो गया, यूरिया में 5 किलो हो गया, तो मिल क्या रहा किसानों को? तो आपके हिसाब से आय बढ़ी नहीं है? क्या बढ़ी है बता, किसानों के लिए क्या आप बढ़ी है? जरा इस बता। बात से सहमत है जो भाई साहब बता रहे हैं? जो बोल रहे सही बोल रहे हैं, अपना समझ के रहे। सही अपने बोल नहीं, रहे सभी हैं। लोग बदी है। हाँ, आपकी- अरे सही कोई किसान बोलेगा रे। तो परेशान है ही है। किसान को आइए है। आइए, आप भी आइए। बैठिए। किसानों से क्या है, किसान परेशान है। ये दुकान आपकी है? लॉकडाउन में पूरे विश्व की स्थिति जो चरमरा चुकी है, किसी से अनभिज्ञ नहीं है, सब जी दुनिया जानता है। जी जी। अगर इस पोजीशन में सरकार संभाल के ले रही है तो कोई छोटी बात नहीं है, हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है। जी जी। दूसरी एक बात उनकी और कहना है कि करीब उन्होंने 3.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। तो आप लोग अपने आस पड़ोस में बता पाएंगे अपने घर में किसी को नौकरी मिली हो? एक भी भर्तियां नहीं कामयाब हुई है। एक भी बता दें में कोई कि एक भी भर्ती कामयाब हुई? अभी तो सब पेंडिंग में चल कोई रहा है। नौकरी मिली आपके आसपास? नहीं। आपके यहाँ? नहीं, आपके यहाँ कोई किसी को नौकरी नहीं मिली? अच्छा, ये जो मंदिर बनाने का, इस बिना पर सरकार को समर्थन देने की बात कितनी? नहीं, मंदिर से तो कोई सवाल ही नहीं। सब पूजा करने अपने घर के मंदिर कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हमें नहीं इतने आए फुर्सत कि हम मंदिर की पूजा करें। रह गया सवाल, अब मंदिर के नाम पे तो कोई जनता जाएगी नहीं। वो ऐसा हो विकास का- सकता है? अरे सब वो मंदिर के विकास नाम का। पे गए थे, हिंदू विकास- हैं सब। नहीं गए थे, वो तो ठीक है, वो गए थे ना। क्या भाई साहब? नहीं गए थे, सही है, हम हिंदू हैं। मंदिर रहा गर्भ है, हमें है कि चलो मंदिर बन है। रहा है, तो ये बात सच है, होना चाहिए। मंदिर तो मंदिर ही होना चाहिए। ठीक ठीक। पहले भी था। लेकिन क्या मंदिर के नाम पे वोट मांगा जाना चाहिए? देखिए, मंदिर के नाम पर वोट मांगना न मांगना, ये तो पहले से एक परंपरा के हिसाब भी कुछ आदमी मानते हैं, लेकिन मंदिर के नाम पर वोट मिला है। हाँ मिला है भाई, मिला है, बिल्कुल हाँ, मिला मिला है। है। उस समय भी मिला जब टूटा, हाँ और बाद में भी मिला है। जी जी। तो जिस आदमी का श्रद्धा और स्नेह जहाँ से लगाव रहेगा, उधर झुकाव जरूर होगा। नहीं नहीं ठीक है। तो क्या जो इस समय कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में लोग और जगहों में कहते रहे हैं कि जैसे पेट्रोल का दाम या डीजल का दाम या गैस का दाम या खाद्य तेलों के दाम, सब्जियों वगैरह के दाम, इनमें थोड़ी सी वृद्धि की बात लोग, आज हम लोगों से जो और बातें हुई हैं लोगों ने बहुत कहा, ज्यादा महंगाई है। इस पर कोई फर्क है? आज के डेट में सरकार के पास इनकम का रास्ता कुछ नहीं है। एक पेट्रोलियम है सबसे बढ़िया रास्ता, बाद में अभी रेलवे भी चालू हुआ है। सब कुछ, पूरे देश का खर्चा वहन करना, कहीं से इनकम होगा तभी तो वहन होगा। जी जी। जैसे सुनने में आता है नहीं, कहाँ चला गया इनकम भाई? पूरे कहाँ चला गया? हर सरकारें रही जब है, लॉकडाउन- सबको इनकम पूरे- था, ये सरकार नहीं, में कोई विश्व इनकम की नहीं। स्थिति खराब हो गई है, तो हम एक भारत की ही गणना क्यों उसमें कर रहे हैं? भारत में जो जीएसटी है उसमें सरकार की आय करीब 23% बढ़ी है, हाँ, हाँ। ऐसा सरकार का खुद का कहना है। हाँ हाँ हाँ, कि सही। उनकी इनकम पिछले जो सरकारें जो टैक्स लेती थी हाँ, हाँ। उसकी तुलना में उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने 23% अपनी इनकम बढ़ाई है। अगर यही 23% पूरा इंडस्ट्री चालू होता, पूरा मैंने देश का सुचारू रूप से सब चलता, नहीं तो और ज्यादा नहीं नहीं, होता लेकिन ना। अगर पिछले को 100 मिल रहा था, इनको 123 मिल रहा है, तो इनका घटा नहीं है। घाटा नहीं है, नहीं, आय, घाटा। जैसे आपने कहा ना, आय घटी है, हाँ, हाँ। तो आय घटी नहीं है, वो खुद सरकार कह रही कि खुद बता हमारी रहे आय हैं तो बढ़ी बढ़ी है। बिल्कुल। और इसके बाद जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आय है, ये तो बहुत अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा है, करीब 25 लाख करोड़ के आसपास इसमें वृद्धि हुई। ये सरकार द्वारा स्वयं स्वीकृत लोकसभा या राज्यसभा के पटल पर रखे गए आंकड़ों के अनुसार है। तो अब बताइए कि इस सूरत में ये अच्छा, ये इतनी वृद्धि ठीक है या कुछ कम होती तो अच्छा था, एक पत्रकार या कुछ और ज़्यादा होनी चाहिए? एक पत्रकार या जर्नलिस्ट के हैसियत से मैं आपसे पूछना चाहता पूछे। हूँ
कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार का ये भाव है कि व्यक्तिगत अपने ही देश का? हाँ, आपने अच्छा किया पूछ लिया, ये लोग कम पूछते हैं। जो 2014 से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका कच्चे तेल का भाव था, ये संयोग रहा है, सुयोग रहा है। हम इसका मोदी जी कहते हैं उनका भाग्य अच्छा है, हम भी मान लेते हैं उनका भाग्य अच्छा है। उनके ज़माने में कभी भी ये कच्चे तेल का दाम $100 भी नहीं गया और आज भी $60 के आसपास है और उस ज़माने में $128 तक गया था। तो ये चूँकि विदेशी मुद्रा में ख़रीदा जाता है, तो कच्चे तेल के भाव के अनुसार हमारे आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, भारत है, चीन है, अफ़गानिस्तान अभी हो गया, ईरान है, इनमें से किसी देश में ये भाव नहीं है। हम जिन देशों को, जैसे बांग्लादेश है और नेपाल है, इन दोनों के पास रिफाइनरी नहीं है, भारत ही इनको तेल सप्लाई करता है, यानी डीजल और पेट्रोल। तो हमसे ख़रीद के भी वो हमसे सस्ता बेच रहे हैं। हमारे देश में इसके दाम ज़्यादा हैं, ये एक स्वीकृत तथ्य है। मैं तो यही देख रहा हूँ और अंदर अंदर सोचता हूँ, मैं किसी से राय लेके नहीं, अपने अंदर एक फील करता हूँ कि हो सकता है देश की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति चरमरा गई है लॉकडाउन की वजह से, कहीं उसको संभालने के लिए ये भाव में कुछ परिवर्तन हुआ हो, चाहे रेलवे हुआ, चाहे ये हुआ, चाहे खाद्य पदार्थ कुछ भी। खैर, संभल जाने के बाद जैसे मोदी जी आए और डीजल का भाव कुछ कम कर दिए, अगर बाद में कम कर दें तो ये अच्छी बात होगी। कोरोना आप जानते ही हैं कि 2020 में आया है। हाँ हाँ। और मोदी जी 2014 में आए थे। 2014 से 2020 तक भी पेट्रोलियम पदार्थ में कभी उन्होंने कमी नहीं की। उनके पहले जो लोग उनके पक्ष में प्रचार करते थे, बाबा रामदेव वगैरह, उन लोगों ने कहा था कि पेट्रोलियम का दाम 35 रुपये 30 रुपये हो जाएगा, मोदी जी सत्ता में आएंगे। इस तरह के बयान हैं, वीडियोस हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि गलत हुआ या सही हुआ, क्योंकि ये कहना आप लोग बताएं। हमारा सिर्फ ये है कि क्या इसका असर आप लोगों के जीवन पर पड़ रहा है, और पड़ रहा है तो किस तरह से, नकारात्मक या सकारात्मक? देखिए, ये तो सभी लोग परेशान हैं। डीजल का भाव आसमान छू रहा है, पेट्रोल का भाव वही हो रहा है। ये मीडियम वर्ग ही मारे जा रहे हैं ना इसमें तो मीडियम वर्ग ही मारे जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय कुछ दें। अरे साहब, हम लोग क्या राह दें? हम लोग तो दुकान वाले, हम लोग इतना परेशान है कि ग्राहक एक भी आने को तैयार नहीं। किसी के पास पैसा नहीं, 2 बजे से हम लोग को 9 बजे तक जो सांस नहीं मिलती, दुकान पे ग्राहक इतने होते। लेकिन आज जब से आए हैं, एक भी ग्राहक नहीं, इसके पहले से हम लोग बैठे हैं। 200 रुपया लीटर सरसों का तेल हो गया, क्या गरीब खाएंगे बताएं जरा। तो जब अब चुनाव 5-6 महीने बाद होगा, तो वो चुनाव में वोट देते समय आप लोग इस बात पर फैसला करेंगे कि उन्होंने मंदिर बनवाया या महंगाई और ये सब मुद्दे पे मंदिर कहाँ पूजा करने जा रहे हैं? आपकी राय जरा लें। विकास के मुद्दे की बात करेंगे। आप किस मुद्दे पे वोट देना चाहेंगे? महंगाई के मुद्दे पे बात करेंगे। ये आपकी राय हुई आपसे? वह राय मनोज बोलिए। हम तो लोग आपकी राय? समय आने पर सोचे। सही बात है, समय विकास की बात होना चाहिए। मुद्दा क्या मंदिर रहेगा अपनी वो जगह पे बताओ। है। मुद्दा यही है। नहीं, आपके सामने 2 मुद्दे होंगे। एक, सरकार ने जो काम किए हैं उनके काम है ये कि वो मंदिर निर्माण का काम कर रहे हैं, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। सराहनीय है। दूसरा ये है कि उन्होंने अपने वायदे के अनुसार 370 का जो मुद्दा था कश्मीर में, उसको हटा दिया है। वो आएंगे आपके पास तो कहेंगे कि हमने ये काम किया है, वो कहेंगे कि हमने कोरोना काल में आपको मुफ्त अनाज दिया है, वो कहेंगे कि हमने किसानों को हर 3 महीने पे 2000 रुपए की मदद की है। सारी लाशें गंगा जी में फेंक दी गई, सारे यात्री मर गए ट्रेन में, इनके पास कुछ नहीं था, खाली यही बताया। वो क्या है, बोले दीजिए भाई, बोले दीजिए। आप अपनी बात कर रहे हैं तो बोले दीजिए। एक क्या परेशानी आई? बोले सारे यात्री और बस साधन उनका सब बेकार था, और ये सब अभी बताएंगे हम मंदिर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, यही चलेगा? और ये लोग दिखा नहीं है, जनता नहीं दिखाई थी। तो वहाँ से आ रहे हैं लोग, मर रहे हैं ट्रेन से, भूखे मर रहे हैं, साइकिल से आया कोई, कैसे, ये नहीं बताएंगे, खाली मंदिर बताएंगे। आप कुछ कह रहे थे? ये महामारी वाली जहाँ तक बात है, शौक से तो कोई मरा नहीं, महामारी से ही मरा। और सबसे ऊंची बात और आध्यात्मिक जगह पर रखने वाली बात, मैं WHO के जो प्रमुख हैं टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस साहब, उनकी बात को मानता हूँ। एक बात ये बोल दिए वो कि
कोरोना महामारी संकट कोई अंतिम महामारी नहीं। पशु कल्याण और जलवायु परिवर्तन से निपटे बिना हम मानव स्वास्थ्य के लिए अधूरे हैं। भले कुछ भी है तो क्या है, अधूरे हैं। तो इससे निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन ये सब होना चाहिए। इसके लिए पूरा दुनिया लगे रहे, सरकार लगे रहे, इससे मैंने बहुत राहत रहेगा। जहाँ तक लाशों पर लाश गिरी, हमारे भी रिलेशन में दो तीन आदमी मर गए और कुछ आयुर्वेदिक अंग से हम 1-2 आदमी को अपने हिसाब से बचा दें। तो दिल्ली में आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या सरकारों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जैसे वो पहले रही हैं और जो सुविधाएं उन्होंने दे रखी हैं, इससे ज़्यादा करना चाहिए या ये भी प्राइवेट सेक्टर में दे देना चाहिए, या जो किया है वो असंतोषजनक है? और ऐसे राज्यों में, जिन राज्यों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जाता है, या ऐसे देशों में दुनिया में जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम से कम सरकारें अपनी जिम्मेदारी लेती हैं और उसको सबको मुहैया कराती हैं, वो रास्ता ठीक है कि इसको प्राइवेट कर देने वाला रास्ता ठीक है और सब जो है उसको और बर्बाद कर देने वाला या और बजट कम कर देने वाला रास्ता ठीक है? देखिए, इसमें आपकी क्या राय है? जहाँ तक बिगड़ने वाला सवाल है वहाँ प्राइवेट सेक्टर में डाल दे रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है। अच्छा, जहाँ आपको तनख्वाह दे रहे हैं, आप शिक्षक हैं और आपकी नहीं, शिक्षा तो आप ये चाहेंगे कि जो हमारे पीएससी या सरकारी अस्पताल हैं इनको प्राइवेट कर दिया जाए? देखिए, प्राइवेट करने के लिए हम नहीं चाहेंगे। अगर नहीं, वहाँ आप वही कह रहे हैं। काम अधूरा हो रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में डाल दीजिए, सही सेवा। नहीं, प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ है ऑलरेडी, हाँ। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ सरकारी सेक्टर भी है। तो क्या जो सरकारी सेक्टर है इसको बंद करके पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए? पूरी तरह से नहीं। जैसे कि बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर कि दवा पूरा उपलब्ध है और कस्टमर को मिल नहीं रहा है, मरीज को मिल नहीं रहा है, और वही दवा मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका सीधा जवाब नहीं दे रहे। मैं पूछ रहा हूँ कि जो आपके पास आज की तारीख में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, वो SGPGI या ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये सब है जिसको सरकार चलाती है। एक सेकंड, लेकिन इसके अलावा हजारों हजार अस्पताल प्राइवेट हैं, हर जिले में खुल गए हैं, देश में खुल गए हैं, राजधानियों में हैं, जो भी चल रहे हैं। और मंत्रिमंडल के बहुत सारे लोग बीमार होने पर उन्हीं प्राइवेट अस्पतालों में गए हैं, ये हमारी जानकारी में है। आपका क्या मानना है कि हमें ये एम्स, SGPGI, सरकारी अस्पताल, PSC चलानी चाहिए, अच्छे ढंग से चलानी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? बंद नहीं करनी चाहिए और अच्छे ढंग से चलानी चाहिए। जहाँ भूल हो रही है वहाँ सुधार होनी चाहिए, मरीजों को सुविधा मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है सर, सरकारी है, संस्था है, उसकी देख रेख करें। सरकार का इसमें जो जो भी लापरवाही है, सिस्टम लापरवाही चलना खत्म होनी चाहिए, चाहिए। जो भी सरकार का सिस्टम है किसी को तो प्राइवेट जो नहीं सरकार करे, ज्यादातर चीजों को चलाए। प्राइवेट कर रही है इसमें आप गलत कितना है, सहमत? गलत है, गलत है। बंदरगाह, सबको हवाई उसमें अड्डा, निगरानी- रेलवे, सब निगरानी गलत है। प्रशासन सब चीजों का को जो काम। प्राइवेट कर रही है। सरकार करे उसको, चलवावे। भाई साहब, आप व्यापार करते हैं, बताएं। जी, ये तो गलत है। सब चीज़ प्राइवेट करना ये अच्छी बात नहीं है। इसको खुद प्राइवेट जिम्मेदारी वाले से तो सरकार सब करे, लूट देखे, रहे हैं। चलवावे, निगरानी में अपने- है प्राइवेट वाले तौरो सब लूटी हैं। सरकारी से ज्यादा मैंने जो भी तो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करें। हाँ। जो सुविधाएं कड़ाई जितने बड़े बड़े खा- हॉस्पिटल एम्स बनाया गया है, PGI देखभाल बनाई करें। गई है, उसको सुधारें। PGI है, एम्स है, ये अच्छी सब व्यवस्था की गई है। उसको और सुधार लाने की आवश्यकता है, न कि उसको प्राइवेट संस्था में डालना। सिस्टम से सब सारे काम सरकार आज करे तो कोई आज बुरा आज नहीं। सरकारी चाहे जो हॉस्पिटल में हम है। 2 रुपए की पावती अच्छा, कटवाएं। देश में जो बहुत सारी राज्य सरकारें हैं, एक केजरीवाल की सरकार है, एक केरल में सरकार है, एक वो लेफ्ट वालों की है, एक बंगाल में है जो ममता बनर्जी की है, एक नवीन पटनायक की उड़ीसा में है, और भाजपा की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं। इंडिया में हम तो सबसे ज्यादा अच्छा देखे कि केजरीवाल का सिस्टम है सर, हमारे अपने अनुभव अंदाज से केजरीवाल जैसा कोई नहीं। आपका कोई दिल्ली में है जानने वाला? नहीं, कोई नहीं। तब आप कैसे जानते हैं कि काम सुनते हैं, टीवी प्रोग्राम देखते हैं, उनके कामों को, उनकी बात, जैसे आप इंटरव्यू चला रहे हो वैसे देखते हैं, वहाँ का देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, इस वजह से? हाँ, अब दिखता भी ऐसा दिल्ली, कोई दुबई तो है नहीं। नहीं, दुबई नहीं है। मैंने कहा कि कोई आपका व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत नहीं, उनकी बातों को आपकी राय में? देखते हैं, उनके देखिए, विचार। केजरीवाल की बात जो है ये भी बोल रहे हैं बहुत सराहनीय है।
अब यहाँ तक ये सराहनीय है कि पानी बिल माफ, बिजली बिल माफ, सब माफ ही कर देंगे और यहाँ उज्ज्वला तनख्वाह कार्ड देने की का बात पैसा बोलते हैं वहाँ। सरकार के पास नहीं बचेगा। नहीं, वहाँ के सरकार का तो वो तो वहाँ तीनों करेगा। बजट फायदे में है। जितना आय थी जब ये शीला बोलते हैं कार्ड बनवाने एक के लिए। सेकंड, शीला दीक्षित जब थी तो उनका बजट 30,000 करोड़ से नीचे था। इस समय 67,000 करोड़, 65 से ज्यादा है। तो उनकी आय भी नहीं घटी और उन्होंने ये सब किया। नहीं, लेकिन एक चीज और बता दें, ये जो मुफ्त की बात पर केजरीवाल को कहा जाता है कि वो मुफ्त कर रहे हैं, जो मोदी जी 2,000 रुपए दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं आप? और जो अभी राशन मुफ्त उन्होंने दिया उसको क्या आप कहते हैं? जो दुनिया भर की सब्सिडी केंद्र सरकार देती है उसको क्या कहते हैं? उसी चीज को एक सिस्टम से करने की कोशिश की है उसने, तो आप उसे मुफ्त कह रहे हैं? नहीं। वो क्या कह रहा है? 300 यूनिट वाले, 300 यूनिट वाले कौन है? जो बहुत गरीब लोग हैं। जी जी जी। बाकी जो एसी चला रहा है उसका 300 यूनिट थोड़ी आएगा। नहीं, तो जो गरीब है, जिसको सहारे की जरूरत है, उसको सहारा दिया, जैसे मोदी जी ने भी दिया। अगर आपने कोरोना काल में सस्ता या मुफ्त अन्न दिया, ठीक दिया। अपने देश की आबादी की रक्षा करना जिम्मेदारी है आपकी, तो इसको ये इस तरह से लीजिए, मेरा ख्याल है। तो एक तो आपने केजरीवाल सरकार के बारे में कहा, आपने पढ़ा लिखा था, और किसी राज्य सरकार के बारे में किसी का कोई अनुभव हो जिसको अच्छा या बुरा आप कहें? केजरीवाल का सही है पोजीशन जितनी हमारे नजरिए से। अच्छा। अपने नजरिए से वो अच्छा। उसके जैसा सीएम हर जगह नहीं, हाँ बिल्कुल, ये। वो एक्शन, वो हिस्ट्री, वैसा डिसिप्लिन होना सुविधा, चाहिए। व्यवस्था। इन लोग इतना करप्शन और क्रिमिनल पाल के रखे तो हैं आप लोग, आपके बिल्कुल यहाँ, बुरा, उनके यहाँ क्रिमिनल कोई हमको निगाह पे नहीं आता है। तो आपके यहाँ जब आपके नेतागण आएंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि भाई जो केजरीवाल कर सकता है वो सब काम अस्पताल, स्कूल में आप क्यों नहीं कर सकते? अब देखिए, आप तो पूछ ही रहे हैं, बाकी लोग जो आएंगे देखेंगे। नहीं, आप मतदाता हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपने इनको नेताओं से कहने- पूछेंगे। जो बात कहने वाली रहेगी कहा जाएगा, उसको क्यों नहीं कहेंगे? ये नेताओं से क्योंकि आप, हम सब उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हमें अपने नेताओं से ये पूछना चाहिए कि भाई आप अस्पताल ठीक से क्यों नहीं चलाते, स्कूल क्यों नहीं ठीक हाँ, से क्यों? चलाते? अस्पताल आप देख लीजिए जाके, कहीं भी छोटे जितने सब अभी क्या बोलो, ये तो बोलने कुछ में, नहीं, तो डॉक्टर। बोलने में। ठीक। तो ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम आप इसको ठीक से क्यों नहीं चलवाते। तो हम लोगों ने कम से कम मायावती जी का शासन देखा है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी का देखा है और अभी योगी जी का भी देखा है। इन तीनों शासन के दौर में आपके हिसाब से कौन बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हुआ हमारे प्रदेश में? इन तीनों में, अभी तो हमारे पास यही 3 उपलब्ध है, जो पीछे हुए और बड़ी बात है, वो लोग हैं उपलब्ध। ये चल रहा है तो अभी टॉप पे है। ये सबसे अच्छे हैं हाँ, योगी जी। हाँ, किस किस वजह से? बहुत सब क्या बताएं, करप्शन है, क्राइम है, क्रिमिनल है, सिस्टम तो उन्हीं लोगों का जैसा है। हाँ। लेकिन थोड़ा हट के, क्योंकि वो उधर है, वो चीज इधर भी है, लेकिन थोड़ा अलग है। कैसे? पाल के रखे। अब आपको क्या बताएं, आप तो सब देख ही रहे हैं, घूम नहीं, रहे हैं। आपकी बात से समझा नहीं मैं। मतलब आप कह रहे हैं इनके जमाने में सबसे ज्यादा हो गया है, नहीं, वो नहीं है, कंट्रोलिंग हुआ। कंट्रोल हुआ ना, हाँ। तो अच्छा हुआ ना। अच्छा ही बोल रहे हैं ना, सब क्या बोले कि अच्छा, वो से हटके ही थे। मतलब मायावती से अच्छा इनका शासन है। जो मुलायम थे, अच्छे ही है। अच्छा, हाँ, आपके हिसाब से जो 3 मुख्यमंत्री मैंने नाम लिए उत्तर प्रदेश के, उनमें कौन? सबसे बढ़िया कार्यकाल रहा तो अखिलेश यादव का है। अच्छा, जितना भी भर्तियां आई उसी में सक्सेस हुई। उनके तो चाचा जी अलग खिंचाई करते थे, चाचा, पिताजी अलग उनका- खिंचाई उनका करते घर थे, का मैटर है, वो इस वजह से अपना बेचारे समझ चुनाव हार गए। हम कह रहे हैं उसका इसी से लेके चले गए वो इसी से चले गए ना, वो वरना चाचा अखिलेश की भतीजे इज्जत लोग। अच्छी थी, लेकिन उनके चाचा वाचा सब। तो चाचा भतीजा वो अपने निपटे, उससे हमसे मतलब नहीं। जो घर जिसका खराब हो गया कार्यकाल ना। बढ़िया है उसको बढ़िया खराब हो गया। कहेंगे। लेकिन जो बुरा है उसको बुरा भी तो कहेंगे। हाँ, भाई चाचा उनके अलग कमा रहे थे, घर खराब हो पिता गया। के पास अलग सिफारिश आ रही साहब थी। अखिलेश भी तो उनका दर्जा छीन कर अध्यक्ष बन गए। हाँ, वो आपके हिसाब से तीनों में से कौन? ऐसा है कि मायावती, मुलायम जी को तो अध्यक्ष रहना अखिलेश जी, चाहिए था। मायावती जी, अखिलेश जी और योगी जी। देखो साहब, अपने अपने कार्यकाल में सब जो है कि अपने हिसाब से काम किए। माया जी अपने हिसाब से किए, मुलायम अखिलेश अपने से किए और योगी अपने से कर रहे हैं। पॉलिटिकल क्या बयान दे रहे हैं आप लोग बड़े जरूरत समझदारी उनको से। है? आपके हिसाब से भाई जरा साहब, सा सभी लोग से मैं पूछता हूँ, तीनों में से आपके हिसाब से किसका शासन? सहमत हैं जो बोल रहे हैं। वो आपके हिसाब से तीनों में से कौन? ऐसा है कि मायावती, मुलायम जी को तो अध्यक्ष रहना अखिलेश चाहिए जी, था। मायावती जी, अखिलेश जी और योगी जी। देखो साहब, अपने अपने कार्यकाल में सब जो है कि अपने हिसाब से काम किए।
माया जी अपने हिसाब से किए, मुलायम अखिलेश अपने से किए और योगी अपने से कर रहे हैं। पॉलिटिकल क्या बयान दे रहे हैं आप लोग बड़ी जरूरत समझदारी से। आपके हिसाब से भाई जरा साहब सा सभी लोग से मैं पूछता हूँ, तीनों में से आपके हिसाब से किसका शासन? सहमत हैं जो बोल रहे हैं। आप किससे सहमत हैं? एक जने तो बोले कि योगी जी का बेहतर, एक जने बोले अखिलेश जी का बेहतर। आप हम किससे? तो भाई योगी जी को ही बेहतर मान रहे हैं। आप योगी जी को बेहतर मान रहे हैं? ठीक। नहीं, हम लोग तो अखिलेश के मान रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।